हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस क्लास के साथ। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेशन से आपको लाभ मिल रहा होगा और आज के सेशन के लिए आप लोग तैयार होंगे। और आज क्या बात करने वाले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों बात कर रहे हैं इस सेशन के ऊपर, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। किन के लिए? वो अभ्यर्थी जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस आपका सब्जेक्ट है, निश्चित तौर पर ये सेशन आप ही के लिए। अगर आप बीपीएससी वाले हैं, आपको बीपीएससी टीआरई या अन्य बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है, साइंस के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ये सेशन आपके लिए है। अगर आप यूपी टेट वाले हैं, अगर आप सुपर टेट वाले हैं, अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस आपका सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली ये सेशन आपके लिए है। अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं या फिर डी ट्रिपल एसबी एग्जाम्स की तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो साइंस पढ़ने के लिए बेस्ट है आपके लिए कंटेंट। ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को साइंस पढ़ना है अन्य एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी वाले लोग बेसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं, या बीपीएससी, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और भी एग्जाम्स में साइंस पूछते हैं ना, जीएस में, तो यहीं से तो क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी से, तो उनको भी ये पढ़ना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला ही चैप्टर है, इसका तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है 2 पार्ट ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूं, तीसरा और लास्ट पार्ट है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर चैप्टर बड़ा होगा तो 3 पार्ट, छोटा होगा तो 2 पार्ट और बहुत छोटा होगा तो सिंगल पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, 3 पार्ट से ज्यादा नहीं होगा। तो आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद अगली क्लास आपकी चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, बीज का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, बीज कैसे बोते हैं, खाद उर्वरक वगैरह का कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं, ये सब बात कर चुके हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में। आज उससे आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं उनको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। जिन्होंने कर लिया है थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, यही नाम है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। इस चैनल के लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जुड़ना इस चैनल के भविष्य को निर्धारित करेगा। ठीक है जी, ओके। तो सिंचाई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में एक टर्म है ना, देखो ये हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है। अभी चौथे टर्म की बात करें सिंचाई, और उसके बाद बाकी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। आज यही 4 कंप्लीट करना है। तो सिंचाई खेती के लिए बहुत जरूरी है ना। सवाल उठता है क्यों? सिंचाई मतलब पानी पहुंचाना पौधों तक, चाहे नेचुरली पहुंचे, बारिश के जरिए पहुंचे, आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचाओ, पहुंचाओ जरूर। क्योंकि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो पौधे हो या जानवर हो या मनुष्य हो या कुत्ता बिल्ली बंदर। पौधे के फूल, फल और बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज यानी मिनरल्स और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि पौधों में लगभग 90% जल होता है। तो जल तो आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण, ये प्रश्न पूछा जाता है, बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। What exactly? Nutrient dissolved in water get transported. Okay, ये देखो, water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. अब बीज जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, पौधे कैसे बनेंगे? और ये ड्राई कंडीशन में तो होगा नहीं, तो पानी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में आसानी से हो जाता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। ठीक है ना, ये भी सही है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये रक्षा करता है, ये ठीक है। ये एसेंशियल चीजों को नहीं बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, ये रक्षा कर सकता है। लेकिन जरूरी क्यों है, सिंचाई की क्यों जरूरत है?
पहले तो अंकुरण के लिए जलीय माध्यम में, और डिजॉल्व कंटेंट जो है ना प्लांट तेजी से अब्जॉर्ब करता है, तो उनके लिए तो चाहिए ही चाहिए ना। ठीक है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है, और विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना ही तो सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, किसी को कम पानी की जरूरत होती है। मौसम क्या है, फसल कौन सा है, किस इलाके में उगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। मिट्टी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, बार बार देना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से मिट्टी एवं पत्तियों से जल के वाष्पन दर अधिक होने से हो सकता है? इवेपोरेशन तो होता ही रहता है, इसलिए आपको रेगुलर इंटरवल पर आपको पानी देना पड़ता है मिट्टी में। पत्तियों से भी पानी भाप बन के उड़ता रहता है। ऐसे भी अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो मिट्टी ड्राई हो जाती है, तो मिट्टी को ड्राई होने से बचाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर सोर्स की बात करें, कहाँ से ये पानी आपको मिल सकता है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? कई सारे स्रोत हैं। एक तो नेचुरल, तो बारिश का पानी तो है अपनी जगह पे, लेकिन कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, तालाब होते हैं, झील होते हैं, नदियां, बांध, नहर, ये सब स्रोत है सिंचाई के। यहाँ से पानी को आपको खेतों तक ले जाना है, जैसे भी ले जाना है। अब खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसे हम सिंचाई के तरीके कहते हैं, मेथड्स ऑफ इरिगेशन कहते हैं, कई तरीके से ऐसा किया जाता है कि एक जगह के पानी को दूसरे जगह पहुंचाना है ताकि खेतों में फसलों तक पहुंच सके। तो कई तरीके, एक तो है ट्रेडिशनल तरीके, परंपरागत तरीके, जो आजकल उतने ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन कभी कभी अभी भी यूज होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? और दूसरा मॉडर्न टेक्निक है सिंचाई के, दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे कुआं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर, एक जगह पे पानी है कुएं में या नदी में या जहां भी, और वहां से निकाल कर खेतों में पहुंचाओ। उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके। ये सस्ते लेकिन कम एफिशिएंट होते, पानी की बर्बादी भी हो सकती है, टाइम भी ज्यादा लग सकता है। जैसे मोट चला के, घिरनी चला करके सिंचाई करना, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सब ट्रेडिशनल तरीके हैं। ये देख लो, मोट चला के कुएं से पानी को पहुंचाना, चेन पंप से पहुंचाना, ढेकली, रहट, जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेडिशनल है, कहीं अब यूज होता भी नहीं होगा, या होता भी है तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये पानी की बर्बादी ज्यादा होती है, इससे एफिशिएंट उतना नहीं है। लेकिन पहले से ही चला आ रहा है, ये परंपरा है, तो परंपरा तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, लेकिन चलती है, ट्रेडिशनल है। आपसे पूछा जा सकता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है एंड मॉडर्न क्या है, तो मॉडर्न की तो अभी हमने बात नहीं की है। ट्रेडिशनल मोट, चेन, देखली और राहत, ये याद रख लेना, ये प्रश्न बन सकते हैं। और आधुनिक में दो याद रखना है आपको, एक स्प्रिंकलर, ये वाला स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा ड्रिप सिस्टम। ये दोनों आधुनिक है, पानी की बहुत कम बर्बादी होती है इसमें। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिंचाई की जो मॉडर्न मेथड्स है, आधुनिक विधि है, उसमें जल का उपयोग बहुत सही तरीके से होता है, बर्बादी कम होती है जल की। इसी में एक है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम इसको कहते हैं, मॉडर्न टेक्निक है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। और इसमें कहते हैं कि ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी सिरों पर इसमें घूमने वाला नोजल लगा होता है। यहाँ पे ये इधर भी घूमता है, ये इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, और यही नोजल पानी को स्प्रे करके यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फेंकने का प्रयास करता है। अलग अलग डिस्टेंस पे ये पाइप लगा दिया जाता है, पूरे खेत में पानी पहुंचाया जाता है। यह पाइप निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, क्योंकि इसका भी कनेक्शन किसी पाइप से होगा, तो वो घूमते हुए नोजल से निकलता है और छिड़काव कर पौधों में फैला देता है पानी को। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए, ये जो है ना स्प्रिंकलर, जो बलुई मिट्टी होती है ना, उसके लिए बहुत उपयोगी है, ये प्रश्न बन सकते हैं।
स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। ये स्प्रिंकलर एक मॉडर्न टेक्निक है। इसमें पाइप में टॉप पर नोजल लगा करके पानी को दूर तक छिड़क दिया जाता है, तो ये आपने देखा भी होगा। इसी तरीके से सबसे कम पानी की बर्बादी जिस मॉडर्न टेक्निक में होती है वो ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तरीका जिसको हम कहते हैं। इस विधि में जल को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिराया जाता है, बूंद बूंद करके। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप जैसी व्यवस्था होती है, बूंद बूंद करके भेजा जाता है। और फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये भी एक प्रश्न है। फलदार, फल देने वाले पौधे, बगीचे और वृक्षों को पानी देने का बेस्ट तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जैसे आगे आप देखेंगे। और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंचाई की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें पानी की सबसे कम बर्बादी होती है। अब 100% तो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन बाकियों से सबसे कम बर्बादी होती है, तो वो ड्रिप सिस्टम है। और ड्रिप क्या है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। स्प्रिंकलर क्या है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप सिस्टम वरदान है। जहां पानी की कमी होती है ना, वहां ये मेथड एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है, वरदान है, बूम है। ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है देख लो, एक एक करके रूट तक बूंद बाई बूंद पहुंचाया जा रहा है। ये पूरा एक सिस्टम है, पाइप से कनेक्टेड है। यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। पाइप से बाहर पानी आता नहीं है, वहीं आता है जहाँ पे पौधे के जड़ है, तो इसलिए काफी कम बर्बादी होती है। तो सिंचाई बहुत जरूरी है, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, डिजोल्व कंटेंट को लेने के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स की अगर हम बात करें, जैसे वीड क्या होता है? अनवांटेड आवारा किस्म के पौधे जो फसलों के बीच उग जाते हैं। यूं ही हमने गेहूं की खेती की, ये सब गेहूं के पौधे, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे पौधे आ गए जो बस आ ही गए, इनकी जरूरत नहीं है। तो खेत में जो अन्य अवांछित पौधे हैं, जो प्राकृतिक रूप से ऐसे ही आ जाते हैं फसल के साथ, इन्हें खरपतवार कहते हैं। और अगर ये पौधे आ गए हैं तो इन मेन फसल वाले प्लांट्स को ये कंपटीशन देंगे पोषण के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए, तो इनको हटा दो मिट्टी से, ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर ये मेन फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार को हटाना एक प्रोसेस होता है, और इसको निराई कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग एक प्रोसेस है। इट्स अ खरपतवार से सुरक्षा जो है ना, 5वां स्टेप है एक तरीके से। सिंचाई के बाद ये भी तो ध्यान रखना होता है। तो वीडिंग कर लो। आप मैनुअली हाथ से चुन चुन के हटाओ, या फिर हो मशीन चलाओ, जैसे भी करो आप हटा सकते हो। हटाने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वीडिंग आवश्यक है। निराई नहीं करोगे खरपतवार ने, ये प्रश्न है कि निराई किसको कहते हैं, वीडिंग किसको कहते हैं? वीड को हटाना। क्योंकि खरपतवार जो है ना, ये जो अनवांटेड प्लांट है, ये जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश के लिए मेन प्लांट से कंपटीशन करते हैं, और उसके विभाग, वृद्धि को, विकास को नकारात्मक तरीके से रोकते हैं। आपको ये प्लांट चाहिए नहीं ना, ये तो आगे आवारा किस्म के प्लांट है। बट ये किसका भोजन खा रहा है? जो प्लांट आपके लिए जरूरी है। तो इसके ग्रोथ पे असर पड़ेगा ना, तो इसको हटाओ। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। अगर वो रह गया अंत तक, तो काटने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो फसल के साथ आ सकता है। कुछ कुछ तो ऐसे खरपतवार होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, गलती से अगर कोई खा ले, जानवर या मनुष्य, मर भी सकता है, विषैले होते हैं। तो ये बेकार चीजें हटाओ, इसको जैसे भी करना जरूरी है, ये प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड देखो आप, ये देखो, ये सारा स्टेप पढ़ रहे हो ना आप, ये इसको कैजुअली नहीं ले सकते हो, ये इट्स अ प्रोसेस। चलो यहां तक हमने 5वें स्टेप तक कर लिया। खरपतवार भी हटा दिया, पौधों की वृद्धि विकास की प्रक्रिया ठीक ठाक हुई, फसल तैयार। चलो तैयार हो गया। अब इतनी मेहनत के बाद अगर फसल तैयार हुआ तो अब उसको काटो। अभी काम पूरा नहीं हुआ, ये तो खेत में तैयार हुआ, खेत से घर आएगा। पहले खेत से निकालो इसको। तो खेत से निकालने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना, कटाई, हार्वेस्टिंग करनी होगी। चलो हार्वेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो मैं आगे आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। खरपतवार हटाने और उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार
उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। जब खेत को जोता जाता है ना, तो भी उसमें से कई सारे अनवांटेड कंटेंट निकल सकते हैं, खेत जोतने से भी सहायता मिल सकती है। इससे खरपतवार के पौधे पौधे कई बार अगर मिट्टी को आपने उलट पुलट कर दिया तो पौधे ग्रो ही नहीं कर पाते, वो टूट फूट जाते हैं और मिट्टी में ह्यूमस बन जाते हैं फिर एक तरीके से। ठीक बात। एक तो ये तरीका है कि मिट्टी को कोड़ के आपने खरपतवार बनने की संभावना को खत्म कर दिया, एक। अब दूसरा ये है कि मान लो अगर खरपतवार आ भी गया, बन गया, इतना करने के बावजूद भी पौधों में आ जाता है, तो खरपतवार हटाने का सबसे बेस्ट समय क्या है? सबसे बेस्ट समय है पुष्पन एवं बीज बनने से पहले। ठीक है, ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज, ये प्रश्न है, बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, उससे पहले हटा दो, नहीं तो आगे ये सरदर्द बन जाएगा आपके लिए। ये पूछ सकते हैं कि कब हटाना चाहिए, सबसे बेस्ट समय क्या है? पुष्पन और बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। खुरपी से कर सकते हो, हैरो की सहायता से आप कर सकते हो। एक टूल होता है खुरपी, देखा होगा, पता नहीं यार, कोड़ कोड़ के मिट्टी कोड़ के निकाला जाता है, किसान मैनुअली ये करते भी। सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज फॉर अपरूट द वीड्स, ये भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं। कुछ केमिकल होते हैं ना, जैसे 2,4-D, इट्स अ केमिकल। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं। असली असली फसल सुरक्षित रहते हैं, लेकिन खरपतवार वाले पौधे जो है ना खत्म हो जाते हैं। इससे असली फसल को कोई खाने नहीं पहुंचती है ना। और इसके लिए आपको थोड़ा सा साइंस लगा के कैरी करना पड़ता है। खरपतवार नाशी को जो भी केमिकल है, वीडीसाइड्स है, उसको पानी में मिला करके पूरा डाइल्यूट किया जाता है और स्प्रेयर की सहायता से खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। एक प्रॉपर साइंस है, ये नहीं कि कुछ भी डाल दो, पानी मिलाओ फिर स्प्रे डालो। और चूंकि ये केमिकल है, तो जो इंसान ये स्प्रे डाल रहा है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये इसको मुंह ढक के डालना चाहिए ताकि वो अंदर ना जाए। ठीक है ना। तो हाथ से हटाओ, वीडीसाइड यूज करो, जैसे भी करना है करो, लेकिन करना जरूरी है। जैसे कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करना चाहिए। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। खरपतवार नाशी में छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए और छिड़काव करते समय इन्हें अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए, मैं पहले बता चुका। और क्या इसका असर, जो वीडीसाइड केमिकल है, इसका असर जो व्यक्ति वो छिड़क रहा है केमिकल खेत में, उस पर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। तो सुरक्षा का उपाय तो उस व्यक्ति को करना ही होगा। अब आ जाते हैं फसल को काटने के लिए। चलो खेत चलते हैं, फसल को काटते हैं। एक तो दराती, मैनुअली ये किसान काट रहा है। बड़े लेवल पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो मशीन से काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, इसको कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं किसान, अथवा धरातल से उसको काट लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक अनाज फसल को पकने में, जो ग्रेन वाला फसल है ना, धान गेहूं जो भी है, 3-4 महीने का लगभग समय लगता है। और हमारे देश में दराती, ये वाला आपने देखा होगा, दराती को सिकल कहते हैं, इसे हसिया भी बोलते हैं, पता नहीं हसिया बोलते हैं दराती इसको बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने। कटाई की जाती है मैनुअली, अथवा मशीन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और काटी गई फसल से बीजों या दाने जो होते हैं ना, भूसों से अलग करते हैं। मतलब ये जो फसल है, ये पौधा है और इसमें ये फसल है। तो अब आपको तो पौधा नहीं चाहिए ना, अभी धान चाहिए ना, गेहूं चाहिए ना, तो इसको थ्रेस करना पड़ेगा। थ्रेसिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपको अनाज मिलता है, पौधों से अनाज मिलता है। ये कार्य बेसिकली कंबाइन मशीन के जरिए किया जाता है। ये चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ, कंबाइन मशीन है। ठीक है, तो इसके जरिए आप कर सकते हैं, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का कॉम्बिनेशन है। तो कंबाइन में दोनों चीजें होती है। कंबाइन मशीन में क्या होता है, इसमें हार्वेस्टर भी है, हार्वेस्टर
प्लस थ्रेसर। अलग से भी थ्रेसर होता है। थ्रेसर हार्वेस्टर का काम होता है फसल को काटना, और अगर कंबाइन होगा तो ये काट के अनाज को भी निकाल देगा, आपको अनाज दे देगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप फसल को काट के मैनुअली आप खलिहान तक लाते हो, और थ्रेसर एक सिंपल थ्रेसर मशीन होता है, उसमें आप डालते हो तो वो फिर अनाज दे देता है आपको। लेकिन कॉम्बाइन में दोनों चीजें होती है। ठीक है। तो थ्रेसिंग प्रोसेस का मतलब है सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द कार्ब, वी कैन से दैट, ये पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनो करके अलग कर सकते हैं। आप इसके बारे में पहले ही सेपरेशन मेथड में पढ़ चुके हो। फटक करके विनो करके भी आप इसे अलग कर सकते हो। ठीक है। बट थ्रेसिंग इज द बेस्ट वन, बृहद पैमाने पर किया जाता है। तो चलो, आपने अनाज को निकाल लिया, अच्छी बात है। अब अनाज मिल गया ना, अनाज की ढेर मिल गया आपको। अब इस अनाज को स्टोर करने का भी साइंस पता होना चाहिए। नहीं, अगर आप ठीक से स्टोर करोगे तो अनाज खराब हो जाएगा समय के साथ। तो उत्पाद जो भी हुआ है, धान गेहूं चावल जो भी बना है, उसका भंडारण एक साइंटिफिक काम है, महत्वपूर्ण काम है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो, लंबे समय तक आपको रखना है, तो उन्हें नमी यानी मॉइस्चर, कीट, चूहों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये नहीं कि फसल है तो कहीं भी रख दो। आपको नमी, कीट, चूहे, इन सब से बचा के रखना है। और ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। अभी अभी जो फसल आया है ना खेत से, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो यदि ताजा काटी गई फसल के दानों को आपने धूप में नहीं सुखाया और ऐसे ही बिना सुखाए हुए भंडारित कर दिया, तो वो मॉइस्चर वाला सीड खराब हो जाएगा। उनके खराब हो जाने से फिर वो उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब खेती होती है, अनाज आ जाता है खेत से, तो उसको ना किसान उसको धूप लगाते हैं पहले, ताकि उसकी नमी, मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो और लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। धूप में सुखाना आवश्यक है इसी काम काम के लिए, जिससे इनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों द्वारा एवं जीवाणुओं से या फंगस से सुरक्षा हो जाती है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ भी तो साइंस लग रहा है स्टोरेज में। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो जैसे भंडार गृह में किया जाता है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है इस तरीके के मैनेजमेंट को, जिससे इनको पीड़कों जैसे चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। ये है साइलो। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है सीड का, देखो लिखा है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये काम है। सही तरीके से जूट के बोरों में अनाज को भरा जाता है, नहीं तो पर बर्बाद हो जाएगा। साइलो में भंडार किया जाता है, खास करके बीजों को, मतलब ग्रेन्स को बड़े पैमाने पर भंडार किया जाता है साइलो, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी ना नमी नहीं, नीम, नीम जानते हो, नीम पेड़ है, नीम की सूखी पत्तियों घड़ों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है शॉर्ट लेवल पे। जैसे चावल है या कोई अनाज है, उसमें आप कुछ नीम की पत्तियों को डाल देते हैं। इससे ये एक तरीके से सूक्ष्म जीवों को पास नहीं आने देता है। हालांकि और केमिकल्स भी डाला जा सकता है, लेकिन ये नेचुरल है। तो चावल वगैरह में 10-12 पत्तियां नीम की पत्तियों को डाल दो, ये इसमें कीड़े वीड़े नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो ये सुरक्षित भंडारण भी अपने आप में साइंस है और इसका अपना महत्व है। होपफुली आपने समझ लिया है। तो पौधों से अनाज, फल फूल बीज सब कुछ मिलता है हमें। जंतुओं से भी भोजन मिलता है, हाँ जी। पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मछली एनिमल है। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। मछली पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, मुर्गे मुर्गियों को पाला जाता है। पशुपालन है, पूरा साइंस है, एनिमल हस्बेंड्री इसको कहते हैं। तो इसका भी अपना पूरा प्रोसेस है।
अलग अलग जंतुओं को अलग अलग पैटर्न में सूटेबल कंडीशन में रखना होता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उनको स्वस्थ रखने की व्यवस्था की जाती है, ये भी याद रखना है। मछली के बारे में एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, मछली फिश एनिमल फूड है, सी फूड अच्छा आहार है, जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, खूब खाते हैं। और मछली से हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी है। फिश लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, ये दवाइयों के रूप में भी उपलब्ध है, हड्डियों की मजबूती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फिश इस संदर्भ में याद रखिएगा कि फिश से आपको कॉड लीवर ऑयल मिलता है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किया, ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन है, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, पूरा डन है। लेकिन जाने से पहले, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल भी और यूट्यूब चैनल भी। अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? ठीक है, द टर्म यूज फॉर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम काफ। ठीक है ना, क्या होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम काफ? देखो एक शब्द मैंने अभी आपको दिखाया था, कहां से आया है वो दिखा देता हूं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है जी, काटी गई फसल को के दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है ना, तो थ्रेसिंग अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो लगा दो। ठीक है, सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद करके डाली जाती है और पानी की बिल्कुल बर्बादी नहीं होती, बूंद बूंद करके डाली जाती है, इसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। यह भी आपने पढ़ा है। कथन को पढ़िए, बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, हाँ यस होती है। पौधे पोषकों का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में करते हैं, हाँ। सिंचाई करने से फसलों और पालों की उष्ण वायु प्रवाह से बची रहती है। इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड एयर करंट एंड इरिगेशन इंप्रूव्स सॉइल टेक्सचर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इरिगेशन करने से मिट्टी की बनावट बेहतर होती है। 4 इनपुट है, कथनों में से उस समुच्चय को चुनिए जिससे संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। सही क्या है गलत क्या है वो सही इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या आपको बताता है कि इरिगेशन इज एसेंशियल, नीड ऑफ इरिगेशन। तो देखो नीड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो पहला बिल्कुल सही है, ये बताता है, क्योंकि अगर आप सिंचाई नहीं करोगे तो बीज का अंकुरण नहीं होगा, फिर कैसे होगा? और पौधों को सही से डिजोल्व कंटेंट नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा तो उसे डिजोल्व कंटेंट नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ कैसे होगा? तो ये दोनों कहीं ना कहीं नीड को बताता है। मे बी ये सही हो सकता है लेकिन ये नीड को नहीं बताता है। ठीक है, तो ए आंसर सही है, बहुत लोग बी भी कह देते हैं लेकिन ए ज्यादा सही आंसर होगा इसका। ठीक है, हाँ नहीं इस हिसाब से मैं आपको ना ये दोनों तो सही है, बी भी बोलूंगा क्योंकि ये नीड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बी लगा देता हूं ये आंसर। ये दोनों सही है, इसको छोड़ दो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर मैंने बी लगा दिया क्योंकि ये इंडिकेट करता है। इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड हॉट एयर करंट्स, ये सच है। देखो अब इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या, नहीं मेरे हिसाब से ये होगा। मुझे लगा सत्य, ये वाला छोड़ दो क्योंकि ये नीड को नहीं रिप्रेजेंट करता है, पहला और दूसरा होगा, तो फाइनल आंसर ए है, डन, ए विकल्प के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला केस हमने डिस्कस कर लिया और ये सेशन यहीं पे खत्म। और मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, डन।